यही पूछना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट कंप्लेन तो दर्ज करनी चाहिए थी। तो ऐसे तो कोई भी बेवकूफ बना के किसी भी लड़की का घर उजाड़ देगा। क्या मेरा हक नहीं बनता वहां पे? जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ किया है, तो ऐसे तो लड़कियां कहीं पे भी सेफ नहीं है फिर। और इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ इस हालात में, सिर्फ इसलिए कि मैं हिंसा नहीं कर सकती, मैं शांति चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। अगर मेरे जैसी लड़की के साथ ये सब हो सकता है ना, तो जो बेचारी इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है, कमजोर है, उनके साथ पता नहीं क्या होता होगा। अगर अभी उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो मैं अनशन पे बैठूंगी। मैं कुछ अन्न सब त्याग कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास सबसे जरूरी धरोहर मेरी शिक्षा थी, मेरा मान सम्मान था, जिसकी वजह से मैं चुप थी। और जब वो लोग इसी को ठेस पहुंचा रहे हैं और मेरा जीवन खराब कर दिया, तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अलमारी साफ कर रही थी तो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, तो मैंने ये पूछा कि आपने बीए कहाँ से की थी? आप बता रहे थे कि बीए। तो इस बात पे उन्होंने मेरे साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया और मेरे को पीटना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो बहका के मेरे को लेके आया यहाँ पे, और लेके आके मकान दिला के रेंट पे करके और भाग गया। हमारी हैसियत के हिसाब से शादी नहीं हुई है और आपके पिताजी को फॉर्च्यूनर देनी चाहिए थी बजाय वरना के। ऐसा है जी, जब बेटी ने बताया भाई ये लालची हैं, दहेज की वो कर रहे हैं, अभी 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैंने सोचा बेटी कोई बात नहीं, चलो मेरे पास जितने वो दे देता हूँ, अगर बात यहीं टिक जाए तो ठीक है। तो कोई भी माँ बाप यही सोचता है तो बेटी का घर बसा रहे, तो इसलिए जितना भी हो पाता है करता है। लेकिन जब उन्होंने बार बार परेशान किया, मेरे से नहीं हो पाया, तो उन्होंने बेटी को ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया और उन्होंने मन ही बना लिया भी इसको छोड़ना है, रखना ही नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल मैं अगर बात करूं दहेज की, एक तरफ तो कलायत इलाके के अंदर युवाएं मिसाल दे रहे हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं कलायत की बेटी की बात करूं, सालू जिनका नाम है, फिलहाल प्रताड़ना का जो मामला सामने है कि लगभग 2021 के अंदर इनकी शादी हुई थी और जब ससुराल गए तो दहेज की मांग ससुराल पक्ष ने कर दी है। इनका आरोप है। फिलहाल सालू मेरे साथ है, उनके पिताजी शिव कुमार जी मेरे साथ हैं। फिलहाल पूरा मामला क्या है वो सालू से ही जानेंगे। सालू, क्या कुछ हुआ था? एक्चुअली सर, जब से मेरी शादी हुई थी तो शादी के 2 दिन बाद ही उन लोगों ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था कि हमारी हैसियत के हिसाब से शादी नहीं हुई है और आपके पिताजी को फॉर्च्यूनर देनी चाहिए थी बजाय वरना के। तो इस चीज़ को लेके साथ ही साथ वो मेरे से और पैसों की मांग करने लगे। तो मेरे पिताजी से ज़्यादा नहीं बन पाया, उन्होंने 1 लाख रुपए मेरे जेठ के अकाउंट में करा दिए थे। बट उसके बावजूद भी ये सिलसिला चलता रहा। मुझे वो लोग ताने मारते थे, मार पिटाई करते थे इस चीज़ को लेके कि हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं हुआ है। और जो उनकी दादी जी थी प्रिंस जी की, वो थोड़ा सपोर्ट में थे मेरे, और उन्होंने ही मेरा रिश्ता लिया था। मेरे को शादी के बाद ही पता चला कि उन्होंने शादी भी झूठ बोल के की है। लड़का कोई MBA पास नहीं है, ना ही इंस्पेक्टर का पेपर क्लियर हुआ उसका। तो बाद में ही पता चला मुझे, और साथ ही साथ फिर ये भी पता चला कि जो मेरी जेठानी है वो चाहती थी कि उनकी सिस्टर आए उस घर में, लेकिन प्रिंस के दादा दादी जी ने उनसे ऊपर होकर मेरा रिश्ता लिया था। तो वो मेरे जो जेठ हैं वो प्रिंस को बियर पिलाते थे, मेरे को मारने के लिए उसको प्रोत्साहित करते थे, और ये सिलसिला चलता रहा। मेरी जेठ जेठानी हमेशा सोचते थे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं किसी भी तरीके से तंग होके। बट जो उनको क्या दिक्कत थी आपसे सालू? जो जेठ जेठानी थे उनको तो ये प्रॉब्लम थी मेरे से कि वो चाहते ही नहीं थे कि मैं वहाँ पे रहूँ। वो अपनी सिस्टर का रिश्ता लेके आना चाहते थे, जो दादा दादी जी ने ठुकरा दिया था उनके व्यवहार की वजह से। बट मेरे सास ससुर और प्रिंस वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे उनके बहकावे में आके। और जो सास है, जेठानी है और प्रिंस है, वो मार पिटाई भी करते थे बहुत ज़्यादा। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर भी जब पंचायत वगैरह भी हुई, वो मार पीट के छोड़ जाते थे, होती थी चीज़ें। तो उन्होंने फिर एक और डिमांड रखती सामने कि पढ़ाई भी नहीं करेगी आगे, अगर यहाँ रहना है तो। हाँ यहाँ रहना है तो पढ़ाई भी नहीं करेगी। वो भी मैंने छोड़ दी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
फिर भी मैं सब कुछ सहती रही। एक बार तो इतनी हालत ख़राब कर दी उन लोगों ने, अभी 2023 फरवरी की बात है कि अम्बाला अनीता भूषण के पास मेरे को लेके जाया गया। उन्होंने डांटा, 1 महीने तक मेरा इलाज चला। और उनके डांटने के बाद तो उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर दबाव बनाया, मेरे को बहलाया फुसलाया मेरे पति प्रिंस ने कि मैं कैथली जॉब करूँगा और तुम भी करो और हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये लोग हमारा घर नहीं बसने देंगे। वो बहका के मेरे को लेके आया यहाँ पे और लेके आके मकान दिला के रेंट पे करके और भाग गया। और मेरे को ये बोला गया कि मैं फ़ोन ठीक कराने गया हूँ। जब मुझे पता चला रिश्तेदारी से कि वो अपने घर गया हुआ है और यहाँ पे नहीं है, तो मैं अगले ही दिन अपने परिवार के साथ गई। तो उन्होंने वहाँ पे फिर से वही डिमांड्स रखी कि हमारी मांगे पूरी करो। तो उन्होंने गाली गलौज किया, मेरे पापा को मारने के लिए आए। तो हम वापस आए, तो जब मैंने बोला कि इसकी शिकायत मैं दर्ज करूँगी, तो उसके बाद उन लोगों के कॉल आते हैं और मेरे पापा से बहुत ही प्यार से बात करते हुए कहते हैं कि प्रिंस को ना ओपरी पराई हो गई है, हम ले जाएंगे इसको, आप टेंशन मत लो, कहीं शिकायत देने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़े दिन के बाद आएंगे। एक तरफ तो वो लोग, उन्होंने 8 महीने निकाल दिए ये कहते रहे कि हम लड़की को लेके जाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग मेरी बदनामी करते रहे, मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। जिस मान सम्मान के लिए मैं 2 साल तक चुप रही, उसी मान सम्मान को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। और जैसे ही हमें पता चला, हमने कॉल किया कि ये सब आप क्या कर रहे हो, आप अभी तक नहीं आए हो, तो उन लोगों ने धमकियां देनी स्टार्ट कर दी कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि 8 महीने हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने सब कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, इस तरीके से मेरे को फेंक दिया है। कैसा मान सम्मान, कैसे ठेस पहुंची आपके मान सम्मान को? उन्होंने मतलब जैसे ही मैंने कंप्लेन दी वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आने की बजाय, यहाँ पे मैंने 2023 14 दिसंबर को कंप्लेन दी थी। 3 महीने हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उनको टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। और इसी दौरान मेरी कंप्लेन के बाद उन्होंने झूठी FIR दर्ज की बराड़ा में। DSP के मध्य वो लोग झूठे पाए गए, वो खारिज कर दी गई है। वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मेरे पिताजी पे भी, मेरे परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिला रहे हैं। और वहाँ से खारिज होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, आप तो पढ़े लिखे उच्च शिक्षित तो आप हो, अगर मैं उन बेटियों की बात करूँ ना जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकते, तो उनका हालात कैसी होगी उनकी? अब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ जानते हुए भी। कितना पढ़े लिखे हो? मैं MSc फिजिक्स किया हुआ है मैंने, मैं टीचर हूँ। और जो आपके पति हैं वो 12वीं पास है ओनली। और इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ इस हालात में, सिर्फ इसलिए कि मैं हिंसा नहीं कर सकती, मैं शांति चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। अगर मेरे जैसी लड़की के साथ ये सब हो सकता है ना, तो जो बेचारी इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है, कमज़ोर है, उनके साथ पता नहीं क्या होता होगा। तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, और वो लोग झूठी कंप्लेन दे रहे हैं। क्या ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है कि जो लड़की के अधिकारों की रक्षा कर सके? मुझे ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून चेंज कर दिए हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये वो, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सरकार तो ये भी तो कहती है ना कि बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को इंसाफ देंगे, तो आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा फिर? यही पूछना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट कंप्लेन तो दर्ज करनी चाहिए थी। तो ऐसे तो कोई भी बेवकूफ़ बना के किसी भी लड़की का घर उजाड़ देगा। क्या मेरा हक नहीं बनता वहाँ पे? जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ किया है, तो ऐसे तो लड़कियाँ कहीं पे भी सेफ नहीं है फिर। अच्छा, अगर ये बात सामने आ जाती है, कई बार बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं दर की ठोकरें खाने लगती हैं, लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ खासकर। हाँ जी। तो अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आगे का आपका लक्ष्य क्या होगा, टारगेट क्या होगा, निर्णय क्या होगा? अगर अभी उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई,
तो मैं अनशन पे बैठूंगी, मैं कुछ अन्न सब त्याग कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़रूरी धरोहर मेरी शिक्षा थी, मेरा मान सम्मान था, जिसकी वजह से मैं चुप थी। और जब वो लोग इसी को ठेस पहुंचा रहे हैं और मेरा जीवन खराब कर दिया, तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आप राज्य मंत्री कमलेश डांडा से मिले हैं, शिकायत सौंपी थी, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? उन्होंने आदेश दिए थे एसएचओ को कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए इस मामले में। फिर हुई कुछ कार्रवाई? पहले जो एसएचओ थे उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की थी, और जो आईओ थे उनका रवैया भी सही नहीं था, बट जो राम निवास सर आए हैं उनके आने के बाद थोड़ा सा इस ओर ध्यान दिया गया है और मेरी सुनी गई है। चलो, जिस पर आपकी शादी हुई तो अगले जैसे साल की बात करूं, या जाते ही आपके साथ प्रताड़ना शुरू कर दिया, बाद में हुआ 1-2 साल बाद? नहीं, शादी के 2 दिन बाद ही, और शादी के 10-15 दिन के बाद ही जब उन्होंने ज़्यादा तंग किया था, तो जो जेठ विक्रांत है उन्होंने 5 लाख की डिमांड जो की थी, तो मेरे पिताजी से इतने नहीं हो पाए थे, तो 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। आप ये कह रहे हो ना कि झूठ बोलकर शादी कर ली, उच्च शिक्षित नहीं थे, हाँ जी। एडवोकेट बता रहे हैं कि आप, वो एमबीए एमबीए पास, हाँ, हाँ वो भी नहीं थे। क्या पहले इस प्रकार से कोई जांच नहीं की आप लोगों ने? जो बिचौलिया है उनके जो प्रिंस के दादाजी के जो अ, मतलब दादी है उसके घर वालों में से है, उन्होंने यही बताया था हमें। दूसरा कि प्रिंस एमबीए पास है और इंस्पेक्टर का पेपर भी क्लियर हो चुका है, बस जल्दी ही इंटरव्यू के बाद जॉब ज्वाइनिंग कर लेगा। तो भला कैसे लगी आपको फिर ये कि वो जब शिक्षित नहीं है? मैं अलमारी साफ कर रही थी तो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, तो मैंने ये पूछा कि आपने बीए कहाँ से की थी, आप बता रहे थे कि बीए, तो इस बात पे उन्होंने मेरे साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया और मेरे को पीटना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो उसकी मम्मी भी आई, उसके भाई भी आए कि जाओ, हम नहीं पढ़े लिखे, क्या कर लोगे इस बात पे, तो क्यों पूछ रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि पूछने की कि बीए कहाँ से की है, कहाँ से नहीं की है। तो ये रवैया रहा उनका, और मुझे तब पता चला कि उसने कुछ नहीं किया हुआ आगे। शिव कुमार जी, सालू वो शादी करते हैं तो हर चीज़ देखते हैं बेटे के लिए कि जो लड़का है अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। तो इस प्रकार के जो तथ्य सामने अभी आए हैं, सालू जैसे बता रही हैं कि वो उच्च शिक्षित नहीं थे, सब फ्रॉड था। ये सब फ्रॉड था जी। जब मैं देखने गया था, मेरे साथ बत्ता गांव से जनक सिंह राणा और बलभीषण राणा, जिन्होंने रिश्ते की बात चलाई थी, और उसके मामा का लड़का है बिल्लू, उसने ये रिश्ता करवाया था। हमने वहाँ जाके पूछताछ की थी, उन्होंने बोला था भाई इसने बीए की हुई है और एमबीए करी हुई है, और इसका इंस्पेक्टर का जो पेपर है पास है, और इंटरव्यू बाकी है और जल्दी लग जाएगा। और जो साहा में गैस एजेंसी है वो प्रिंस के नाम है, ये बिल्लू ने खुद बताई थी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी। वही इसके पास 5-6 एकड़ ज़मीन है, और जो एजेंसी साया की है वो प्रिंस के नाम है, और जो थाना छप्पर है वो बड़े वाले के नाम है। लेकिन बाद में पता लगा प्रिंस के नाम कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका फादर है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, सदा ही झूठ बोलने का काम है, झूठ ही उनका पेशा है। तो बाद में पता चला कि प्रिंस के नाम कुछ भी नहीं है, वो एजेंसी तो किसी एक्स सर्विसमैन लेडीज़ के नाम है, जो कि 2 नंबर में चला रहे हैं वो। उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, और जो लेडीज़ है उसको भी कभी 10,000 कभी 15,000 ऐसे दे के भेज देते हैं। तो लगभग कितना टाइम हो गया सालों को इस साइड आए हुए, यानी ससुराल, जो ससुराल की तरफ से? ये 13 अप्रैल 2023 को आई थी यहाँ पे, वो प्रिंस खुद लेके आया था इसको यहाँ पे, और एक रात यहाँ कलायते रहे। उसके बाद ये शाम को चले गए थे। प्रिंस खुद मकान देखता कैथल में फिरा, लेकिन उस दिन इनको मकान नहीं मिला, तो अगले दिन फिर ये वापस आए, और कैथल में आके इन्होंने मकान लिया कमलेश डांडा की कोठी के पास। सरदार जी हैं पटवारी जी, क्या नाम है उसका, दिलबाग पटवारी जी का मकान, वहीं पे उसने 7,500 रुपये उसको पे किए हैं अपने अकाउंट से, प्रिंस ने सरदार जी को। और कलैत से जो कैंटर गया था 900 रुपये, ऋषिपाल राणा का लड़का है उसका कैंटर था, उसको खुद पे किया उसने। और कलैत से ही सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह, कूलर, टीवी जो भी था, जो सामान लेके
कैंटर में उसने खुद लदवाया और खुद वहाँ उतरवाया। पैसे भी उसने दिए खुद? पैसे भी उसने खुद दिए हैं और पैसे दे करके सामान रखवा करके आधा सामान ऊपर रखवा दिया, आधा नीचे। सालू को सेंटर में भेज दिया गया, बोला आप तो अपनी ड्यूटी करो, हम संभाल लेंगे। तो उसके बाद 2 बजे वहाँ से फ़ोन का बहाना लेके लापता हो गया। फिर बात नहीं हुई उन परिवार लोगों से क्यों निकला वो? उसके बाद मैंने जब पूछताछ की भी कहाँ गया, तो पता चला मेरे लड़के ने बताया कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे वो कलायत बस स्टैंड के पास एक सिंगर ऑफिस है, वहाँ पे गया था। उनसे बात की थी भी मैं अपने गाने डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उनसे बात करके आया, वो दोपहर बाद का उनको टाइम दे के आया। फिर हमने सोचा वहीं गया होगा, लेकिन वहाँ से पता किया वहाँ भी नहीं गया वो। तो शाम को 5:30-6 बजे के लगभग फ़ोन आता है उसी सिंगर के पास। उसी सिंगर के पास फ़ोन आया, उसने कॉन्फ्रेंस से मेरी बात करवाई। तो मैंने उससे पूछा बेटा बगैर बताए क्यों चला गया, हम यहाँ परेशान हैं। तो उसने बताया नहीं, मैं पापा का फ़ोन आ गया था, मैंने पापा को पैसे देने थे, वो 4 लाख रुपए, और वो निकलवा के देने थे, इसलिए मैं चला गया था। तो उसने जाके पापा को पैसे निकलवा के अपने अकाउंट से दिए। उसके पापा का मेरे पास व्हाट्सएप आता है, भाई पैसे निकलवा लिए हैं। तो मैंने उनको बोला मेरे को क्या बताने की ज़रूरत, आपके पैसे हैं, आप निकलवाओ या रखो। तो प्रिंस की मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की जो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी। उसने कहा मैं पैसे निकलवाने के बाद मेरे को मारा पीटा गया यहाँ, और मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं किसी ने उठाया, और मेरे से गाड़ी की चाबी कोस ली गई है, इसलिए मैं आ नहीं सका। फिर बाद में देखता हूँ। तो ये सब बातें उसके साथ हुई मेरी। तो उसके बीच कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, आज तक कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। उससे अगले दिन मैं लड़की को लेके, मेरी मिसेज, मेरा बेटा और एक खेड़ी से है रघुवीर लंबा, उसको लेके गया था। तो वहाँ गए हम, उन्होंने वही पैसे की डिमांड, गाड़ी बड़ी नहीं दी। जब लड़की को भेजते हैं जैसे रीति रिवाज के मुताबिक अंगूठी वगैरह दे देते हैं, तो बोलते हैं सेट नहीं दिया, रेडीमेड कपड़े नहीं दिए, ये वो। और प्रिंस ने हाथापाई की, वहाँ पर गाली गलौज किया, उसके फादर ने भी। शिव कुमार, जब 2021 में शादी हुई, बेटी बता रही है कि 2 दिन बाद ही प्रताड़ना शुरू कर दी गई। उस बीच आपके बीच तो बात हुई होगी ना, बेटी ने आपको ही बताया होगा मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उस दौरान हालात को संभाल लेना चाहिए थे ना, इतनी नौबत ना आती शायद। ऐसा है जी, जब बेटी ने बताया भाई ये लालची हैं, दहेज की वो कर रहे हैं, अभी 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैंने सोचा बेटी कोई बात नहीं, चलो मेरे पास जितने वो दे देता हूँ, अगर बात यहीं टिक जाए तो ठीक है। तो कोई भी माँ बाप यही सोचता है तो बेटी का घर बसा रहे, तो इसलिए जितना भी हो पाता है करता है। लेकिन जब उन्होंने बार बार परेशान किया, मेरे से नहीं हो पाया, तो उन्होंने बेटी को ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, और उन्होंने मन ही बना लिया भी इसको छोड़ना है, रखना ही नहीं है। तो अब निर्णय लिया है? हाँ जी, उनके साथ हो जो निर्णय लिए? बिल्कुल जी, हम जो भी निर्णय लिया है हम इनके साथ हैं। शिव कुमार जी, अब इसका यही निर्णय है जी, अगर मेरे एप्लीकेशन पे 3 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई और उचित धाराएं नहीं लगाई गई, तो मैं अनशन पानी सब कुछ त्याग दूंगी और धरने पे बैठूंगी। बिल्कुल, देखिए एक ये परिवार की बात है, और जिस प्रकार से इस बेटी के साथ, सालू के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है कि और बेटियों के लिए भी, चलो सालू पढ़ी लिखी थी, उच्च शिक्षित थी, लेकिन जो बेटियां पढ़ी लिखी नहीं हैं और उनके साथ जो परिवार के लोग किसी को देखने के लिए जाते हैं, सबसे बड़ा सबक इनसे देखकर, इन हालातों को देखकर आप लोगों को भी लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से काफ़ी साल, 3 महीने लगभग हो गए हैं इस हादसे को, यानी हादसा ही बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार से जो बेटी के साथ प्रताड़ना हुई है, ये बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि एक तरफ सरकार ये कहती है हम बेटियों को बचाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी, लेकिन यहाँ बेटियाँ बस तो गई, लेकिन ससुराल पक्ष पर जिस प्रकार से सालू ने आरोप लगाया कि उनके साथ प्रताड़ना होती थी, पीटा जाता था और दहेज की मांग भी की जाती थी। जब फॉर्च्यूनर नहीं दी तो बेटी को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, झूठ बोलकर शादी कर ली, रिश्ता हो गया। तो इस प्रकार से ये सबक आप लोगों को लेना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा, सालू ने, कि जब तक प्रशासन द्वारा उन लोगों के खिलाफ, यानी जो ससुराल पक्ष है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो सालू अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठेगी, यानी प्रदर्शन करने को उतारू सालू है। फिलहाल आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से आप भी सावधान रहिएगा, और जो लोग भी वीडियो को देखेंगे, एक बार ये वीडियो को शेयर करिएगा और ज़रूर मदद करने के लिए सामने आइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।